अच्छा बच्चों, अब हम करने वाले हैं ये केमिस्ट्री ओ लेवल्स का मई जून 2020 पेपर 1-2 टाइम 1 आवर। जरा बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10th में कोई प्रॉब्लम है? 1 से 10th, क्वेश्चन 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, अच्छा 3 एंड 7, पहले 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में कहता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट टू फाइंड द RF वैल्यू ऑफ Fe3 प्लस आयंस। कहता है हम एक पेपर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द RF वैल्यू ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयंस। कहता है द रिजल्ट इज शोन। ठीक है, अब हमें वो ये कह रहा है, कहता है टू मेक द स्पॉट कंटेनिंग Fe3 आयंस मोर विजिबल द पेपर इज स्प्रेड with an aqueous sodium hydroxide that, तो उस पे कहता है स्प्रे हमने किया है aqueous sodium hydroxide का, so that a precipitate of iron 3 hydroxide forms। तो कहता है कि देखिए, अब हमें एक चीज ये समझनी है कि इधर वो कौन सा प्रेसिपिटेट बनवा रहा है, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। अच्छा बच्चों, आप सबको ये बात पता है कि अब जब वो कहता है कि हमने इस आयरन 3 आयन को टू मेक द स्पॉट मोर विजिबल, कहता है द पेपर इज स्प्रेड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड याद है, जब आप Fe3 आयंस में तो ये वो प्रेसिपिटेशन वाला टॉपिक है कि जब आप उसमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो वो एक आयरन 3 हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनेगा ना। और आपको इस प्रेसिपिटेट का कलर याद है, Fe2 का डर्टी ग्रीन होता था NaOH डालने से, और Fe3 प्लस का रेडिश ब्राउन पीपीटी बनता है। तो देखो ना, उसने कहा कि अब प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन 3 हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, तो इसका कलर हमें पता होना चाहिए कि Fe3 आयंस में जब NaOH डलता है तो आपको याद है कि Fe3 आयंस, इस Fe3 जो है ये इसके OH से जुड़ेगा और FeOH होल थ्राइस क्रिएट करेगा। तो ये जो FeOH होल थ्राइस है, ये वो रेडिश ब्राउन पीपीटी ही नहीं बनेगा। तो जब ये रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, जरा ये देखिए। तो सबसे पहले तो वो कहता है कि अंडर द कंडीशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट द RF ऑफ Fe3 प्लस इज गिवन बाय। देखिए, RF इसका कैसे निकालेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस Fe3 प्लस x ओवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। तो RF तो निकलेगा इसमें Fe3 का x अपॉन y करके। तो RF x अपॉन y करके निकलेगा, और इसका जो यानी गैप 1 में x अपॉन y की फिलिंग करेंगे, और गैप 2 में वो जो प्रेसिपिटेट का कलर है Fe3 का रेडिश ब्राउन होता है, डर्टी ग्रीन तो Fe2 का होगा, Fe3 वाले का रेडिश ब्राउन होगा। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन। चलिए हम ये देख लेते हैं, तो 3 का ए, ठीक है, 3 का ए ऑप्शन ये आंसर आ गया। अच्छा, अब जरा बताइए नेक्स्ट में 7th। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं जी, बीच में तो कोई इशू नहीं है। देखिए 7th में कहता है द डायग्राम शोज द रिलेटिव मास एंड द रिलेटिव चार्ज ऑफ टू पार्टिकल्स, ये और ये, प्रेजेंट इन एटम्स एंड आयंस। अच्छा, अब देखो ये जो डार्क डॉट बनाया हुआ है उसने, मैं इधर से आपको यूं बना देता हूँ कि डार्क डॉट क्या चीज है, जरा पहचानते हैं। देखिए, इसका रिलेटिव चार्ज -1 है और इसका रिलेटिव मास जो है वो 1 है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये था कि देखिए इसमें सबसे पहले ना आप पहचाने कि ये बात किसकी कर रहे हैं। रिलेटिव चार्ज इसका -1, तो इसका रिलेटिव चार्ज अगर -1 होता है, जरा देखिए इसका रिलेटिव चार्ज -1 है और रिलेटिव मास इसका 1 r है। इसी तरह ये जो अनशेडेड डॉट है, इसका रिलेटिव चार्ज 0 है और ये मास, अच्छा वैसे इसको ना हम चार्ज से ही खाली पहचान लेते हैं। ये बेसिकली 1/2000 करके आएगा, तो वो तो इलेक्ट्रॉन से ही निकलता है ना।
लेकिन मुझे बताएं रिलेटिव चार्ज किस पार्टिकल का -1 होता है? तो इसका मतलब है कि ये डार्क शेडेड डॉट जो है ये एक इलेक्ट्रॉन की बात वो कर रहा है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन। और ये जो अनशेडेड है, जरा ये देखिएगा, अनशेडेड वाले का देखिए रिलेटिव चार्ज 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिलेटिव चार्ज 0 है, तो ये तो एक न्यूट्रॉन नहीं होना चाहिए, ठीक, ये न्यूट्रॉन होगा। तो इसका रिलेटिव चार्ज -1 आ रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसका रिलेटिव चार्ज 0 आ रहा है, तो ये एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सॉरी। कहता है विच ऑफ दीज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन आयन? कौन सा कहता है हाइड्रोजन एटम में होगा और कौन सा हाइड्रोजन आयन में होगा? अब जरा मुझे ये बताइए कि हाइड्रोजन का एटम तो H11 है और हाइड्रोजन का आयन H1+ है, तो इसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक सॉरी 0 न्यूट्रॉन्स होंगे, कि नहीं? और हाइड्रोजन आयन में एक प्रोटॉन, 0 इलेक्ट्रॉन्स और 0 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो मुझे बताओ ये शेडेड डॉट, तो ये डार्क डॉट इसमें एक होगा, और ये न्यूट्रॉन यानी अनशेडेड वाला डॉट हाइड्रोजन एटम में तो होगा ही नहीं, ठीक है जी। तो इसमें ये वाला शेडेड तो है। इसी तरह से ये जो हाइड्रोजन आयन है, इसमें प्रोटॉन का तो जिक्र ही नहीं कर रहा ना वो, इसमें इलेक्ट्रॉन 0 है, यानी वो डार्क वाला डॉट उसमें नहीं होगा, इसमें डार्क वाला नहीं है, लेकिन 0 न्यूट्रॉन्स है, और इसमें ये अनशेडेड भी नहीं है। तो इस वाले में तो देखिए ना, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन एक था, तो ये शेडेड डॉट तो होगा, क्योंकि शेडेड डॉट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन। अनशेडेड डॉट जो है ये आपको न्यूट्रॉन्स, इसमें न्यूट्रॉन नहीं बढ़ा हुआ। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन एटम के अंदर देयर इज अ शेडेड डॉट बट नो शेडेड डॉट। तो बोथ तो नहीं मौजूद इसमें, तो ऑप्शन ए तो गया, बी गया, बोथ वाले ऑप्शन गलत हो। सी में देखिए कहता है कि शेडेड है उसमें बट नॉट ये अनशेडेड, तो ये तो बात ठीक कर रहे हैं, शेडेड है बट अनशेडेड उसमें नहीं है, यानी न्यूट्रॉन नहीं है। इधर भी देखो ये अनशेडेड इसमें कहता है बट नॉट अनशेड, ये तो उल्टी बात कर रहे हैं। समझ आइए, इस सवाल को बड़ा उसने घुमा के देखिए थोड़ा से पूछा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए कैसे, कि उसमें देखो ना शेडेड है बट नॉट अनशेडेड, तो इसमें शेडेड मौजूद है बट अनशेडेड नहीं है। और दूसरे में कहता है नीदर शेडेड नॉर डॉट, तो ना इसमें शेडेड वाला ना डॉट वाला। जरा यस करो, ये बिल्कुल पक्का क्लियर हुआ है, सेवेंथ का सी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। तो जरा ये देख भी लेते हैं, सेवेंथ का सी, जरा ये नो करो, क्लियर हुआ है कि नहीं? चलें, तो बस इसमें ना आपने ये पहचानना था कि रिलेटिव चार्ज से हमें पक्का पता है कि यार -1 इलेक्ट्रॉन का होता है और 0 रिलेटिव चार्ज न्यूट्रॉन का होता है। तो इसका मतलब है शेडेड चीज इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अनशेडेड चीज न्यूट्रॉन को कर रहा है। तो पूछने का सिर्फ एक स्टाइल उसका बड़ा वो था। अगला बताओ जरा कौन सा क्वेश्चन। खुबैब आपके हैं प्रॉब्लम्स इसमें कोई? बताइए बच्चों अगला। अच्छा, डायरेक्ट 22 पे जाऊं? पक्का इसमें और कोई मसले मसाइल नहीं? खुबैब आपके तो नहीं है बीच में कोई और प्रॉब्लम? अच्छा, 15th है। चलो वापस पहले 15th पे आते। अच्छा, अब ये वही वाला केस है इसमें जो हमने खुबैब पढ़ा था ना। कहता है कि a mixture of 5 cm cube of methane and 100 cm cube of air is exploded. Assuming that air is 80% nitrogen by volume and 20% of oxygen, कहता है the resulting mixture is cooled. All volumes are measured at room temperature and pressure. अब ये सवाल होना चाहिए कि नहीं याद? देखिए उसमें कहता है 5 cm क्यूब ऑफ मीथेन है, यानी मीथेन का हमने 5 cm क्यूब लिया हुआ है, और 100 cm क्यूब ऑफ एयर है। तो मुझे बताएं कि इस 100 cm क्यूब ऑफ एयर में से वो कह रहा है 80% नाइट्रोजन है और 20% ऑक्सीजन है, तो कंबस्ट तो ऑक्सीजन हुई है ना खाली। तो मुझे बताएं कि 100 cm क्यूब का
80% तो नाइट्रोजन है और 20% ऑफ 100 सीएम क्यूब कितना बनेगा? क्या ये 20 सीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन ही नहीं बनेगा? खुबैब देखिए, ये 5 सीएम क्यूब ऑफ मीथेन तो उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है, बट वो कहता है 100 सीएम क्यूब ऑफ एयर है। एयर सारा ऑक्सीजन तो नहीं, 80% नाइट्रोजन है उसमें, तो इसका मतलब है कि आपके पास 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन उस कंटेनर में पड़ा होगा और 20% ऑक्सीजन का मतलब है कि आपने 20 सीएम क्यूब ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल की। अब वो कहता है कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग गैस। अब रिजल्टिंग गैस ये वही पिछला भी जो ईयरली में हमने सवाल किया था, लिमिटिंग वाला ही। देखिए मुझे बताएं कि ये पानी दोबारा से उसने देखिए लिक्विफाई किया हुआ, तो इसका मतलब है वो गैसेस की बात पूछ रहा है। लेकिन इधर नीचे ऑप्शंस में देखें उसने स्टीम का जिक्र किया हुआ है, तो फिर चलो इसको हम कंसिडर कर लेंगे, स्टीम ही मान लेंगे। अब वो कहता है व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग गैसेस। तो मुझे ये बताइए कि रिजल्टिंग गैसेस इसमें क्या कॉम्पोजिशन उनकी होनी चाहिए। देखिए अब उसमें हमने ये देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हुई कंटेनर में, ऑक्सीजन कितना आपके पास बच गया है, नाइट्रोजन 80 सीएम क्यूब। अच्छा मुझे बताएं, देखें नाइट्रोजन तो 80 का 80 ही बच नहीं जाएगा एंड, क्योंकि ये तो रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहा ना, नाइट्रोजन तो कंबस्ट ही नहीं करता। तो कौन सा ऑप्शन इसमें देखो, नाइट्रोजन का 80 सीएम क्यूब में उसने चारों में टिक लगाया हुआ, चलो तो इससे कोई हेल्प नहीं मिली हमें। खैर, और कितनी स्टीम उसमें प्रोड्यूस्ड होगी, देखिए ये थोड़ा सा एक लंबा काम है, लेकिन एक क्विक सी कैलकुलेशंस मैं आपको ओरली पूछता हूं, अब जरा बताना। देखिए इसमें आपने अगर ये जानना हो ना कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस हो रहा है और कितना ये वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपने सिंपली इसमें ना मीथेन का पहले रिलेशन बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जरा मुझे ये बताओ, 1 मोल ऑफ अ गैस, देखिए एक बात है, वैसे क्विक तरीका इसका ये है, वन, देखिए इस मीथेन का एक यूनिट यहां कार्बन डाइऑक्साइड का एक यूनिट ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो फिर 5 सीएम क्यूब इधर कार्बन डाइऑक्साइड का 5 सीएम क्यूब ही नहीं देगा। तो भाई ये ओरली समझ में आया कि देखिए इधर इसका 1 मोल, यानी देखो ना, अगर इसका 1 मोल ऑफ अ गैस है यानी 24 डीएम क्यूब, अगर इसका 1 मोल गैस यानी 24 डीएम क्यूब देता है, तो फिर 5 सीएम क्यूब इस कार्बन डाइऑक्साइड का 5 सीएम क्यूब ही नहीं देगा। तो ये विदाउट एनी कैलकुलेशन देखो मैंने निकाल लिया कि 5 सीएम क्यूब ऑफ मीथेन आपको दे रहा है 5 सीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब मुझे ये बताइए कि इसमें 5 सीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, बिल्कुल, ये भी चारों ऑप्शंस, तो इससे भी कोई हेल्प नहीं मिली। अब दूसरा रिलेशन आप बनाओगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यार, इधर कितना ऑक्सीजन कितना कार्बन डाइऑक्साइड देता है, मुझे ये बताएं कि देखो इधर से डबल वॉल्यूम ऑफ O2 आपको सिंगल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। जरा देखो, डबल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपको सिंगल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो 20 सीएम क्यूब आपको कितना देगा। देखो ना, इसका डबल अमाउंट इसकी सिंगल अमाउंट दे रहा है, तो फिर इस अमाउंट की हाफ होगी ना ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब है कि ये 20 सीएम क्यूब ऑक्सीजन जाके, देखिए 20 सीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन आपको सिर्फ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 देगा। लेकिन जरा मुझे ये बताओ कि देखो 5 सीएम क्यूब ऑफ मीथेन आपको 5 सीएम क्यूब CO2 दे रहा है, 20 सीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन फुली रिएक्ट करे तो वो 10 सीएम क्यूब ऑफ CO2 देगा। तो असल में कंटेनर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है, याद है जो लेसर वाला वॉल्यूम होता है, जो कम वॉल्यूम है पहले वो अचीव हुआ होगा ना। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोडक्ट है, कंटेनर में शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड 0 था, तो 0 से जब वो 1 सीएम क्यूब बना होगा, थोड़ा मीथेन यूज हुआ होगा, थोड़ा ऑक्सीजन, फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड 2 सीएम क्यूब बना होगा, फिर थोड़ा और मीथेन, थोड़ा और ऑक्सीजन यूज हुआ होगा, फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड 3 सीएम क्यूब 4 सीएम क्यूब, जैसे ही 5 सीएम क्यूब फॉर्म हुआ, तो आपका ये 5 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन तो पूरा खर्च हो गया। ठीक, ये तो पूरा खर्च हो गया ना। तो इसका मतलब है इसने पूरा खर्च होते हुए मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड आपको 5 सीएम क्यूब ही पैदा करके प्रोड्यूस करके दिया होगा। ठीक है, लेकिन इधर से हमें कोई हेल्प एज सच नहीं मिल रही, क्योंकि इधर में चारों में कह रहे हैं 5 सीएम क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड है, नाइट्रोजन भी चारों में 80 वाला ऑप्शन उसने दिया हुआ। अब पता ऑक्सीजन और स्टीम से लगेगा।
देखिए अब मुझे ये बताइए कि स्टीम कितना एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ। इसके लिए भी आपने इधर रिलेशन बनाना है पहले मीथेन का और स्टीम स्टीम का। देखिए इधर मीथेन का सिंगल वॉल्यूम आपको स्टीम का डबल वॉल्यूम देता है इक्वेशन के मुताबिक। तो 5 cm³ फिर कितना देगा? तो हम यूं कह लेंगे कि इधर से 5 cm³ ऑफ मीथेन जो है वो आपको, देखिए इधर से सिंगल अमाउंट आपको डबल मीथेन स्टीम दे रही है, तो 5 cm³ का डबल कितना होगा? 10 cm³ ऑफ स्टीम प्रोड्यूस हुई होगी ना इसमें। इसी तरह अब ऑक्सीजन और H2O का रिलेशन बनाओ। देखिए इसका दुगना वॉल्यूम इसका दुगना ही दे रहा है, तो 20 इसका 20 देगा। 20 cm³ फिर आपको 20 cm³ ऑफ ऑक्सीजन देगा, 20 cm³ ऑफ स्टीम ही। तो मुझे अगेन बताइए कि इसमें लेस वॉल्यूम इधर ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा? जी अगर आपने आईजी की ईयरलीज कर ली हैं तो बेशक बैठ जाए, कोई इशू नहीं। बट इफ यू वांट टू रिवाइज अपना तो भी ठीक है, जैसा दिल मान। लेकिन आईजी वाले पेयर जो कर रहे हैं वो बेहतर है पहले आईजी के अपने वो रिकॉर्डिंग सारी देख लें। ठीक। चलिए तो आप जरा देखें, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक्चुअली स्टीम भी आपके पास जो लेसर वॉल्यूम होता है ना दोनों रिएक्टेंट्स का, वो एक्चुअली प्रोड्यूस्ड अमाउंट होती है। तो स्टीम इसमें 10 cm³ है, 10 cm³ ऑफ स्टीम बिल्कुल बनेगी, इसमें बिल्कुल बनेगी। तो या तो ऑप्शन इसका अब तक ए आंसर है, देखिए या तो ए है या आपके पास सी ऑप्शन। तो बी गया और डी गया, क्योंकि क्रॉस का मतलब है वो कहना चाह रहा है कि 10 cm³ स्टीम नहीं बन, तो लोअर वॉल्यूम हमेशा इसमें फॉर्म होगा। बट अब रह गया फाइनल ऑप्शन, इस ऑक्सीजन से पता चलेगा। देखिए इधर गौर से देखो कि ऑक्सीजन लेफ्ट ओवर कितनी होगी। इधर अगर सिंगल अमाउंट ऑफ मीथेन ऑक्सीजन के डबल से रिएक्ट कर रहा है, तो 5 cm³ ऑफ मीथेन ने कितने से किया होगा? तो देखिए ना आपका 5 cm³ ऑफ मीथेन जो है इसने आपको 10 cm³ ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट किया होगा। देखिए इक्वेशन बता रही है कि वन सिंगल अमाउंट ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद डबल अमाउंट ऑफ O2। तो फिर 5 डबल के साथ करेगा तो ये 10 cm³ O2 के साथ करेगा। अब टोटल ऑक्सीजन 20 थी आपके पास, उसमें से देखिए 20 cm³ ऑफ ऑक्सीजन में से आपका 10 cm³ ऑफ ऑक्सीजन खर्च हो गया। ठीक है, 10 cm³ ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर गया, रिएक्टेड, तो लेफ्ट ओवर कितना बचा इसमें? देखिए लेफ्ट ओवर इसमें बचा 20 - 10 यानी 10 cm³। लेफ्ट ओवर इसमें 10 cm³ ये बचेगा। यहां तक क्लैरिटी है सब? तो इस तरह से हमने जवाब निकाला कि ये 10 cm³ ऑफ ये मीथेन इसमें ये बचेगा। क्लियर है ये? अच्छा तो अब आपके पास ये जो 10 cm³ ऑफ मीथेन है, सॉरी ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है इस रिमेनिंग गैसेस में 10 cm³ ऑफ ऑक्सीजन भी टिक मार्क यानी इसमें बचेगा। हाँ अब एक चीज देखिए इसमें मैंने गड़बड़ की है कि देखिए एक बात मैं मिस कर गया, जरा सुनो कि 10 cm³ ऑफ, देखिए 80 cm³ ऑफ नाइट्रोजन तो होगी, ऑक्सीजन आपका 10 cm³ उसमें बिल्कुल होगा, तो 5 cm³ ये भी होगा, 80 cm³ नाइट्रोजन भी होगा और 10 cm³ ऑक्सीजन लेफ्ट ओवर भी होगा। लेकिन स्टीम देखिए क्रॉस है, ये मुझे भी रियलाइज हुआ। देखिए वाटर जो लिक्विफाई हो चुका है ना, उसने बोला कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग गैस, ये लफ्ज हमने मिस कर दिए। तो बाकी सब ठीक निकाला कि जी उस कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड भी 5 cm³ होगा और 10 cm³ ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, 80 cm³ ऑफ नाइट्रोजन भी होगा और 10 cm³ ऑफ स्टीम इसमें अलबत्ता नहीं होगी, बिकॉज देखो लफ्ज है स्टीम, बट ये तो इक्वेशन क्या बता रहा है, ये तो लिक्विफाई हो चुका है, तो स्टीम तो ना हुआ। क्लियर हुआ ये? तो इसका मतलब है इसका करेक्ट एंड फाइनल वर्जन पता है क्या होना चाहिए? बैक से भी देख लेते हैं, मेरे हिसाब से इसका कंफर्म बी आंसर होना चाहिए। ठीक,
क्योंकि देखिए उसने रिजल्टिंग गैस का पूछा है और स्टीम अब इधर रही नहीं, स्टीम लिक्विफाई हो चुकी। तो ये कैलकुलेशन मैंने वैसे ही बेमकसद कर दी थी आखिरी वाली, तो इसका बी ऑप्शन होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है? 15th का बी। तो वह भी ये समझ आया कि क्यों इसका बी ऑप्शन? क्यों जी? जरा यस नो कर दिया करो भाई। अच्छा, अगला सवाल कौन सा था जी? अगला क्वेश्चन कौन सा था? 22। चलिए 22 से पहले तो और तो कोई खुबैब नहीं आप प्रॉब्लम? अच्छा, देखिए 22 में कहता है कि टू फर्टिलाइजर्स आर मेड बाय मिक्सिंग केमिकल कंपाउंड्स। कहता है जी दो फर्टिलाइजर्स हैं, दे आर मेड बाय मिक्सिंग केमिकल कंपाउंड्स। कहता है फर्टिलाइजर एक्स कंटेन्स 500 ग्राम्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड 500 ग्राम्स ऑफ अमोनियम सल्फेट पर किलोग्राम। कहता है एक फर्टिलाइजर एक्स है, उसमें 500 ग्राम्स अमोनियम नाइट्रेट है, 500 ग्राम्स अमोनियम सल्फेट है पर किलोग्राम। ठीक है, यानी हर 1 किलोग्राम ऑफ दिस में, यानी उस पूरे फर्टिलाइजर का, सॉरी, उस पूरे फर्टिलाइजर के 1 kg में इतना उसमें अमोनियम सल्फेट है। ठीक है। अच्छा, और फर्टिलाइजर वाई में कहता है कि उसमें 700 ग्राम्स अमोनियम नाइट्रेट है और 300 ग्राम्स कैल्शियम सल्फेट है पर किलोग्राम। अब मुझे ये बताइए, कहता है कि विच फर्टिलाइजर कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास एंड विच कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सल्फर बाय मास। अब देखिए ये थोड़ा सा जरा लंबा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा कि इसमें, जरा देखिए। अब देखो फर्टिलाइजर एक्स जो है उसमें उसने 500 ग्राम्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट और 500 ग्राम्स ऑफ अमोनियम सल्फेट पर किलोग्राम। जरा बच्चों मुझे ये बताओ कि अमोनियम सल्फेट का, देखिए उसने इधर बताया हुआ है, चलिए ये आसानी की भी है कि अमोनियम नाइट्रेट का एमआर दिया हुआ है 80। मुझे ये बताएं बच्चों कि अमोनियम नाइट्रेट का जो एमआर है उसका एमआर तो 80 है, लेकिन गौर करो कि इसमें नाइट्रोजन कितना अमाउंट बनती है। देखिए ये अब कैलकुलेशन ओरली आती है ना, ये 14 × 2, देखिए 14 × 2 आपके पास ये बनता है, यानी 28 ग्राम्स। 28 ग्राम्स इज नाइट्रोजन आउट ऑफ 80 ग्राम्स। ठीक है, तो 28 ग्राम्स इसमें नाइट्रोजन है आउट ऑफ 80 ग्राम्स। तो क्या मैं इसमें, अब जरा एक मिनट देखिए, तो एक कैलकुलेशन जल्दी जल्दी से परफॉर्म कर लेते हैं। तो मुझे बताओ इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी होगी? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए आपको 28/80 करना पड़ेगा। ठीक है, 28/80 इंटू 100। तो जरा मुझे बताओ ये कितना परसेंट बन गया? 28/80 करो जरा, ये इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? ये 35% ये आ गया। ठीक है, 35% ये आ गया। और अब ये जो दूसरा इसका हिस्सा है, ये जो अमोनियम सल्फेट है, इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे? जरा ये देखिए, ये 14 2s आर 28 है, इसमें भी 28 अपॉन अमोनियम सल्फेट का एमआर कितना दिया हुआ है? 132। तो 28/132 इंटू 100, ये कितने परसेंट आ जाएगा? तो ये 21.21% आएगा। तो देखिए इस वाले में आपके पास 35% नाइट्रोजन था और इधर 21.21% नाइट्रोजन। ठीक है, अब जरा दूसरे वाले में देखते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट में 28 अपॉन, अब अगेन इधर भी वही जवाब आता है कि इसमें 35% है, और कैल्शियम सल्फेट में कितना है? अच्छा, अब वैसे एक बात बताइए बच्चों कि किस फर्टिलाइजर में हायर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन होगा? फर्टिलाइजर विद हायर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, देखो इस पूरे फर्टिलाइजर एक्स में
आपके पास टोटल नाइट्रोजन 35 प्लस 21 यानी कितना आता है? 35 प्लस 21 यानी 56% आता है। देखिए इसमें 56% आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर इसमें 56% है तो 56%, तो हायर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किस में होगा? वो एक्स में होगा, एक्स में होगा, वाई में तो नहीं है। वाई में सिर्फ देखिए 35% है, तो इसमें टोटल 56% है, और फर्टिलाइजर वाई में 35% नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन की बात करूं तो किस में ज्यादा है? जाहिर है एक्स वालों में, तो या तो ऑप्शन ए है या बी है, सी और डी नहीं हो सकता। आगे कहता है कि फर्टिलाइजर विद हायर परसेंटेज सल्फर, फर्टिलाइजर विद हायर परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो किस में हायर परसेंटेज ऑफ सल्फर होगी? तो सल्फर जो है वो जरा इसमें अब देख लेते हैं। देखो इसमें परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाल लेते हैं। फर्टिलाइजर एक्स में, एक्स के अंदर परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकलेगी? सल्फर देखिए आपके पास इसमें सिर्फ एक एस का एटम है, तो ये 32 ग्राम्स बनेगा। 32 अपॉन अमोनियम सल्फेट का वो क्या है? इट इज 132। तो 32 अपॉन 132 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा? 32 डिवाइड बाय 132 इंटू 100, 24.24%। तो ये आएगा 24.24%। और अगर आपने वाई में परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालनी है, तो इसमें भी देखिए ये 32 आ रहा है आउट ऑफ 136, तो 32 अपॉन 136 इंटू 100, ये कितना बनता है वाई वाले में? 32 डिवाइड बाई 136 इंटू 100, ये आएगा आपके पास 23.5%। तो 23.5%, तो इसका मतलब है देखिए परसेंटेज फर्टिलाइजर विद हायर हायर परसेंटेज सल्फर वो भी एक्स ही है, और फर्टिलाइजर विद हायर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन वो भी एक्स ही है। तो ये दोनों परसेंटेजेस में एक्स ही आपका ए ऑप्शन ही आंसर नहीं होगा। ये समझ आया सही? क्यों जी? तो ये आपका जवाब इस केस में ऐसे आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास नाइट्रोजन की भी परसेंटेज हायर इसमें ही है, और सल्फर की परसेंटेज भी हायर इसी में। ए ऑप्शन 22 का आंसर बनना चाहिए। जरा चेक कीजिए कि 22 का ए ऑप्शन इज द आंसर। अच्छा जी, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 22 के बाद? चलिए जबरदस्त। और किसी को प्रॉब्लम है जी इसमें? जरा इजी वर्जन का पेपर था ना, वैसे इजी होंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि चलो थोड़ा सा चले। श्योर, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, तो ये पेपर भी रैप अप करूं फिर? देख लो, अगर है तो कोई बता दो। एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वांट तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पक्का? चलिए, चलो ठीक हो गई। 10 मिनट्स बाद बच्चों